हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो कि टॉपिक दोस्तों आपके रीट अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रमुख रूप से जीके में आपके टॉपिक दिए गए हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो आज राजस्थान के जो भी प्रमुख प्रतीक चिन्ह है और इम्पोर्टेंट जानकारी क्या बनती है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में संभावना बनती है क्वेश्चन पूछने की। तो देखते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह प्रमुख कौन कौन से हैं। तो राजस्थान की पहचान को दर्शाने वाले विभिन्न राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी, पुष्प और अन्य महत्वपूर्ण राजकीय प्रतीक में शामिल हैं दोस्तों। अब राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी दोस्तों। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ये सभी को पता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो वैज्ञानिक नाम आपको दोस्तों याद रखना है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो प्रोसोसिप सेनेरिया इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और ये किस कुल में आता है तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका कुल क्या आता है दोस्तों? फेबेसी आता है। इसका मतलब क्या होता है कि फलीदार पौधों का कुल आता है, यानी कि जिन पौधों के फूल आते हैं, किसी के फलियां आती हैं, किसी के कुछ फल आते हैं, ऐसे तो ये फलीदार वाले पौधों में इस श्रेणी में ये आता है। और इसके पुराना वर्गीकरण क्या है? मेमोसी है इसका पुराना वर्गीकरण। फिर इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी और क्या है दोस्तों? इसे राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? खेजड़ी को तो राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। और राजकीय वृक्ष के साथ राज्य पुष्प भी घोषित किया गया था रोहिड़ा को। रोहिड़ा को भी 1983 में ही राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था रोहिड़ा को। अब हम देखते हैं दोस्तों राजकीय वृक्ष खेजड़ी के बारे में और क्या जानकारी है और क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है राजस्थान में? तो दोस्तों ये पौधा मुख्य रूप से थार मरुस्थल के अर्धशुष्क, तो ये दोस्तों राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान जो है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में ये बहुतायत में पाया जाता है। अपन बाकी राजस्थान में भी इसके वृक्ष देखते हैं, लेकिन दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल में ये मुख्य रूप से और ज़्यादा मात्रा में ये पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है खेजड़ी का। दोस्तों अब इसके जल प्रबंधन की बात करें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी भूजल से नमी सोखने में सक्षम बनाती है, यानी कि यहाँ इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और यह सूखा प्रतिरोधी प्रजाति भी है ये। फिर इसकी पारिस्थितिकी भूमिका की बात करें तो इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ कहा जाता है। राजस्थान का ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ किसे कहते हैं, ये तो सभी को नॉर्मल पता रहता ही है। फिर यह हवा की गति को धीमा करके मिट्टी के कटाव को रोकता है और कृषि भूमि को मरुस्थलीकरण से बचाता है, यानी कि मिट्टी को ज़्यादा आगे नहीं जाने देता है ये। फिर ये दोस्तों मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है। तो जो फेबिसा नाम का इस कुल का होने के कारण यह जड़ों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। हमने देखा है दोस्तों, जब हमने मिट्टियाँ पढ़ी थी तब हमने देखा था कि राजस्थान में जो मिट्टियों के प्रकार है उनमें से नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये खेजड़ी जो पौधा है दोस्तों, खेजड़ी का जो वृक्ष है, ये इसको स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन का। फिर और क्या चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट? तो इस खेजड़ी वृक्ष का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है दोस्तों? तो इसे दशहरे विजयादशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि दशहरे के दिन या विजयादशमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो याद रखना है खेजड़ी की पूजा की जाती है, जो इसे अत्यंत पवित्र वृक्ष बनाता है। और पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष पर छिपाए थे, खेजड़ी के वृक्ष पर ही छिपाए थे। फिर इस पेड़ को संरक्षण करने का इतिहास क्या है? तो खेजड़ली आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1730 ईस्वी में हुआ था। और मारवाड़ रियासत के महाराजा थे अभय सिंह के समय यहाँ पर खेजड़ली आंदोलन भी हुआ था। और जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनके 363 अनुयायियों ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। यह विश्व में वृक्षों के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। तो ये तो चीज़ लगभग सभी को पता ही होती है। और इसी को लेकर फिर आंदोलन भी इसको लेकर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो
पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, तो मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। पुरस्कार कौन सा दिया जाता है खेजड़ी को बचाने के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए? अमृता देवी विश्नोई वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, अमृता देवी विश्नोई वन्यजीव पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है खेजड़ी बचाने के लिए। और इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी ये पुरस्कार देने की। और इसके प्रथम विजेता भी पूछा जाता है दोस्तों कि इसके प्रथम विजेता कौन थे। प्रथम विजेता की बात करें तो प्रथम विजेता थे दोस्तों इसके गंगाराम विश्नोई। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। ये आंदोलन है, इस आंदोलन के साथ ही आपको याद रख लेना है। अमृता सिंह ने बलिदान दिया था, तो अमृता देवी के नाम पर ही यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है पुरस्कार, अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार देने की शुरुआत कब की, तो 1994 में इसकी शुरुआत की। और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, तो गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। और राशि कितनी दी जाती है, तो बहुत बार राशि भी पूछ ली जाती है। तो जो संस्था है उस संस्था को तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। और व्यक्तिगत श्रेणी में 50,000 रुपये दिए जाते हैं, 50,000 रुपये दिए जाते हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों स्थानीय त्यौहार क्या है इससे जुड़े हुए, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। आपको ये पूछ सकते हैं, महीने पूछ सकते हैं आपको कि किस महीने में ये वृक्ष मेले का आयोजन होता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में खेजड़ी मेला भरता है, वृक्ष मेला भरता है। फिर आता है दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आर्थिक उपयोग की बात करें तो इसके फली क्या काम आती है, तो इसकी हरी फली को सांगरी कहा जाता है, जिसे सुखाकर संरक्षित किया जाता है और सब्जी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा, आपने केर सांगरी की सब्जी खाई होगी। अगर आप कभी पश्चिम तरफ के गए हो, आप जैसलमेर बाड़मेर कभी घूमने गए हो बीकानेर की तरफ, तो उधर ये सांगरी की सब्जी आराम से खाने में मिल जाएगी। और ये पंचकुटा 5 सब्जियों का दोस्तों समूह होता है, 5 सब्जियों को मिलाकर जो पंचकुटा बनाया जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पंचकुटा का भी एक अभिन्न अंग है ये फली इसकी। फिर इसकी पत्तियाँ, तो इसकी पत्तियों को लूंग या फिर लूम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि किस वृक्ष की पत्तियों को लूंग या लूम कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है, जो ऊँटों बकरियों और अन्य पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक चारा होता है। फिर इसकी लकड़ी क्या काम आती है, तो इसकी लकड़ी मजबूत होती है। इसका उपयोग कृषि उपकरण बनाने, घर बनाने और जलाने वाले लकड़ी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं। फिर इसकी छाल का उपयोग किस काम में किया जाता है, तो इसकी छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से दवाइयाँ बनाने में इसका निर्माण किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है इसकी छाल का। फिर आता है दोस्तों इस वृक्ष के और नाम क्या हैं। अगर अन्य नामों की बात करें तो इसके और नाम क्या है, अलग अलग क्षेत्र में इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो स्थानीय नाम राजस्थानी में इसको जाटी कहा जाता है, पौराणिक नाम या संस्कृत में इसे शमी वृक्ष कहा जाता है, सिंधी में इसे कंडी कहा जाता है, तमिल में इसे पयमी कहा जाता है, पंजाबी में इसे जंडी कहा जाता है। तो ये नाम आपको सारे याद रखने हैं। बाकी नाम आपको याद रहे ना रहे, ये 2 नाम तो आपको मोस्ट याद रखने ही हैं कि स्थानीय नाम जाटी है, पौराणिक नाम शमी है। फिर दोस्तों इस वृक्ष को प्रशासनिक संरक्षण देने का प्रयास कब किया गया और कैसे किया गया वो भी देखते हैं हम। तो इस वृक्ष में दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को एक कीट से भी खतरा होता है, इसे कीट भी खा जाते हैं दोस्तों, तो ये खराब हो जाता है। और इस वृक्ष पर दोस्तों डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है डाक टिकट जारी करने की। इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस पर खेजड़ी के लिए कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। और कुछ स्रोतों में 1978 भी मिलता है, लेकिन राइट 88 ही है, यही आपको राइट मानना है। डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया वो याद रखना है एक चीज़, और एक इसकी डेट याद रखनी है कि कब जारी किया गया, यही इंपॉर्टेंट है। फिर से इस वृक्ष को संरक्षण के लिए क्या योजना बनाई गई है,
तो ऑपरेशन खेजड़ा चला है, और कब चला है? तो 1991 में खेजड़े के वृक्ष को बचाने के लिए और उनके रोपण को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये था दोस्तों, हमने देखा है राजकीय वृक्ष खेजड़ी देखा है हमने राजस्थान का। फिर अब नेक्स्ट आता है राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम आपको दोस्तों इनके याद रखने हैं। फिर इसे कब राजकीय पुष्प घोषित किया गया? तो 1983 में घोषित किया गया। वृक्ष और पुष्प दोनों का एक ही साल है, ये आपको याद रखना है। फिर इस पुष्प के अन्य नाम और क्या क्या है? इसके अन्य नाम, तो इसे मरुशोभा भी कहा जाता है, इसे मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है। ये दो इसके और अन्य नाम भी है। क्वेश्चन पूछा गया था, मारवाड़ का टीक किस वृक्ष को कहा जाता है या फिर किस पुष्प को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, रोहिड़ा को कहा जाता है। फिर इसका महत्व क्या है? तो इसके महत्व की अगर बात करते हैं तो इस वृक्ष के फूल कब आते हैं, किस माह में इसके फूल खिलते हैं? तो अप्रैल माह में इसके फूल खिलते हैं। इन फूलों का रंग कैसा होता है, किस रंग के ये फूल होते हैं? तो ये गहरे केसरिया या फिर पीले रंग के इसके फूल होते हैं। और इस वृक्ष का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए उपयोगी होती है, और इसीलिए इसे रेगिस्तान का इसे सागवान भी कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान भी इसे ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे मरुशोभा भी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। फिर आता है राजकीय पक्षी क्या है राजस्थान का। हमने राजकीय वृक्ष देखा है, राजकीय पुष्प देखा है, यही चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट बनती है, और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय पक्षी क्या है? घोड़ावन है। तो घोड़ावन का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है इसका कैरियोटिस नाइग्रोसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे कब घोषित किया गया? राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो 1981 में इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या है? आपको इसमें डेट भी याद रखनी है, 21 मई को घोषित किया गया ना, 21 मई 1981 को इसे घोषित किया गया। फिर इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या है? घोड़ावन को सोहन चिड़िया भी कहते हैं, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं इसे, और माल मोरोड़ी भी इसी का नाम है। तो ये सारे नाम भी, इसके उपनाम भी, अन्य नाम भी याद रखते हैं। फिर ये कहाँ पर पाया जाता है राजस्थान में? तो ये मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है, सोरसन बारा में पाया जाता है, और सोकलिया अजमेर में पाया जाता है। ये तीनों निवास आपको याद रखने हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके महत्व की बात करें तो यह भारत में सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षियों में से एक हैं। इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन, ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी को बचाने के लिए चलाया जा रहा है? तो घोड़ावन को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। और इसके लिए और क्या चीज़ याद रखनी है जैसी है इसके अंदर? तो घोड़ावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ है? कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर है? केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में, जोधपुर जंतुआलय में बना हुआ है। फिर एक पॉइंट और आता है इसके लिए इम्पोर्टेंट आता है कि घोड़ावन की प्रजनन स्थली कहाँ है? घोड़ावन की प्रजनन स्थली कहाँ पर है? तो प्रजनन स्थली सेवणगास को कहते हैं। सेवणगास में ही ये अपना प्रजनन करते हैं, सेवणगास। ये थे दोस्तों राजस्थान का राजकीय पक्षी घोड़ावन के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। फिर नेक्स्ट आता है राजकीय पशु क्या है राजस्थान का। तो राजस्थान के दो राजकीय पशु हैं, पहला है चिंकारा
वन्यजीव श्रेणी में है और ऊँट आता है पशुधन श्रेणी में। तो ये दोनों याद रखने हैं। पशुधन श्रेणी में तो ऊँट आ जाएगा और वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं चिंकारा के बारे में। वन्यजीव श्रेणी में राजकीय पशु की बात करें तो चिंकारा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बर्नेटी इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे कब घोषित किया गया? तो 1981 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया। और इसकी विशेषता क्या है? ये छोटा, फुर्तीला और सुंदर हिरण है जिसे भारतीय गजेला भी कहा जाता है। फिर सर्वाधिक संख्या इसकी कहाँ पर है? तो जोधपुर के नाहरगढ़ में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट बनती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट बनती है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको सभी के याद रखने ही हैं। फिर नेक्स्ट आता है पशुधन में ऊँट आता है। राजकीय पशु में सबसे पहला चिंकारा है वन्यजीव श्रेणी में, और फिर आता है पशुधन श्रेणी में ऊँट। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। रीट एग्जाम में खास करके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। और इसे कब घोषित किया गया? राजकीय पशुधन श्रेणी में तो 2014 में किया गया। यह ऊँटों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और अन्य नाम इसके क्या है? इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके महत्व की बात करें तो यह थार मरुस्थल के परिवहन का मुख्य साधन है, क्योंकि सड़कें नहीं होती है तो वहाँ पर आने जाने के लिए यही इम्पोर्टेंट है वहाँ पर जानवर। ऊँट पालने वाले मुख्य जाति की बात करें तो रेबारी और राइका जाति इसकी मुख्य पालक है, ये पालने वाली जाति है। और सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। ये थे दोस्तों राजकीय पशु। फिर नेक्स्ट आता है अन्य महत्वपूर्ण राजकीय प्रतीक, और उनके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो राजकीय नृत्य क्या है राजस्थान का? घूमर नृत्य है राजकीय नृत्य। यह केवल एक नृत्य नहीं बल्कि राजस्थानी महिला शक्ति और सामूहिक उल्लास का भी प्रतीक है। और यह मूलतः मांगलिक अवसरों पर और त्योहारों पर इसका आयोजन किया जाता है। यह लोक कला एवं संस्कृति का हिस्सा है जो क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करता है। इसे नृत्यों का भी सिरमौर कहा जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो राजकीय नृत्य क्या है राजस्थान का, और नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। और बात करें कि नृत्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो वो उसका आंसर गवरी होगा। फिर आता है कि राजकीय गीत क्या है राजस्थान का, तो केसरिया बालम राजस्थान का राजकीय गीत है। ये एक विवाह गीत है मांगलिक अवसरों पर, और विरह गीत भी है। केसरिया बालम एक विवाह गीत है, मांगलिक अवसर और विरह गीत है, जो पति के विदेश जाने पर पत्नी की भावनाओं को व्यक्त करता है, ये केसरिया बालम। फिर यह मुमल, ढोलामारू जैसी लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसे सबसे पहले मांगीबाई ने गाया और अल्लाजीलाबाई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अल्लाजीलाबाई और मांगीबाई। ये मांड गायिका है दोनों। फिर राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल है। इसे कब घोषित किया गया राजकीय खेल? 1948 में घोषित किया गया, 1948 में। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजस्थान के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का प्रतीक है और खेल एवं युवा कल्याण नीति से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि राज्य ने आधुनिक खेलों को भी प्राथमिकता दी है। फिर राजस्थान की राजकीय मिठाई की बात करें तो घेवर है राजस्थान की राजकीय मिठाई, और मुख्यतः सावन महीने में बनाई जाती है। मुख्यतः तीज मौके पर या तीज त्यौहार पर यह बनाई जाती है। ये त्यौहार और पाक कला के माध्यम से राज्य की समृद्ध परंपराओं को भी दर्शाता है। तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, राजकीय मिठाई कौन सी है, राजकीय खेल कौन सा है, कब घोषित किया गया, ये चीज़ें याद रखनी है। फिर सांस्कृतिक प्रतीकों के बारे में बात करें हम अपन, तो राजकीय लोक वाद्य यंत्र कौन सा है राजस्थान का? तो अलगोजा है। वाद्य यंत्र राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा है। यह 2 बांसुरियों से बना एक वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से बजाया जाता है। यह राजस्थान के भीलों और कालबेलिया समुदाय में लोकप्रिय है और लोक संगीत का प्रतीक भी है। तो यही आप बात याद रखनी है आपको कि राजस्थान का राजकीय लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। फिर नेक्स्ट है राजकीय कला हस्तकला का प्रतीक क्या है राजस्थान का? तो ब्लू पोट्री है। ये मूल रूप से फारसी ईरानी शैली की यह कला जयपुर की विशिष्ट पहचान बन गई है, और ये राजस्थान की समृद्ध हस्तकला परंपरा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव को भी ये दर्शाती है। फिर राजस्थान का राजकीय पर्व क्या है? तो गणगौर है राजस्थान का राजकीय पर्व। ये राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार है। यह विवाहित महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह पर्व राज्य के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने का भी प्रतीक है गणगौर। फिर आता है कि राजस्थान का राजकीय रंग क्या है? तो केसरिया सेफ्रॉन राजकीय रंग है। ये शौर्य, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। ये राजस्थान के राजपूतों के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ ये प्रतीक है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, पिछली बार आपने झंडे देखे होंगे कहीं के, तो केसरिया कलर के झंडे देखे जाते हैं अमूमन
फिर आता है प्रशासनिक और भौगोलिक प्रतीक क्या हैं राजस्थान के। तो राजस्थान का राजकीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है मुख्य रूप से। और पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो पधारो हमारे देश से है। राजकीय वाक्य पधारो हमारे देश और सत्यमेव जयते। हालांकि आधिकारिक राजकीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, लेकिन पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के लिए पधारो हमारे देश का उपयोग किया जाता है, जो राजस्थान की मेहमान नवाजी को भी दर्शाता है। फिर राजकीय नदी कौन सी है राजस्थान की, तो चंबल नदी राजस्थान की राजकीय नदी है, क्योंकि यह एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है, बारहमासी नदी है। ये राज्य के जल संसाधनों और कोटा बूंदी जैसे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए भी इनकी जीवन रेखा है चंबल नदी, क्योंकि ये वर्ष भर बहती है। फिर बात करें राजस्थान की राजकीय चोटी या पहाड़ कौन सा है, तो गुरु शिखर है। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राज्य के भूगोल, जलवायु विभाजन और प्राचीन विरासत का भी प्रतीक है। फिर राजधानी जयपुर है राज्य की, ये सभी को पता है। इसे पिंक सिटी और इसे पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल प्रशासनिक केंद्र है बल्कि पर्यटन और शहरी नियोजन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर आता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह तिथि 1949 में राजस्थान के एकीकरण को दर्शाती है। इसे राजस्थान की संप्रभुता और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 30 मार्च को ही जो प्रमुख बड़ी रियासतें थी, 4 रियासतें, उन्होंने उसका एकीकरण किया गया था, इसलिए राजस्थान दिवस इसी दिन मनाया जाता है 30 मार्च को। तो ये थी जानकारी दोस्तों राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।